हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम श्रोई एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और हम अपना सी एस सी ई टी में करंट अफेयर का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। करंट अफेयर के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज। इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज, वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर, द इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडी। तो इंटरनेशनल बॉडी हमने कल बात कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नेशनल बॉडीज। इसमें कौन कौन सी नेशनल बॉडी दे रखी है जिसका हमें डिस्कशन करना है। हम बात करते हैं नेशनल बॉडी से। नेशनल बॉडी के अंदर सबसे पहले आता है नीति आयोग। नीति आयोग। दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा सेबी। चौथा सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। द इंसॉल्वेंसी एंड bankruptcy the insolvency and bankruptcy board of India. And last, the Institute of Company Secretaries of India. The Institute of Company Secretaries of India, ICSI। तो इन सब नेशनल बॉडी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है नीति आयोग। नीति आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन भी बोला जाता है। इट इज अ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जिसको इस्टेब्लिश किया गया था मार्च 1950 के अंदर। मार्च 1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। Initial mandate was establish heavy industry through public investment as a mean for achieving rapid industrialization. The function assigned to planning commission, अब क्या क्या फंक्शन है, काम क्या क्या करती है प्लानिंग कमीशन। फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, क्या क्या काम करती है प्लानिंग कमीशन। The function assigned to planning commission were to assess and allocate plan। पहला पहला क्या फंक्शन है, असेस और एंड allocate प्लान रिसोर्सेज। प्लान रिसोर्सेज। दूसरा फॉर्मुलेट करना प्लान्स को। फॉर्मुलेट करना प्लान्स को एंड प्रोग्राम प्रोग्राम फॉर द एरिया ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एरिया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एरिया के लिए प्लान और प्रोग्राम को क्या करना, फॉर्मुलेट करना। इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
implementation of methodology, implementation of methodology, आइडेंटिफाई करना रिसोर्स कंस्ट्रेंट, आइडेंटिफाई रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट्स, परेज एंड एडजस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये काफ़ी क्या होते हैं, परेज एंड एडजस्ट, परेज एंड एडजस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या होते हैं इसके, कौन कौन से फंक्शन हैं, हम बात कर देते हैं। पहला, असेस एंड एलोकेट प्लान रिसोर्सेज। प्लानिंग कमीशन के क्या क्या काम है, असेस एंड एलोकेट प्लान रिसोर्सेज, फॉर्मुलेट प्लान एंड प्रोग्राम फॉर द एरिया डेवलप, implementation of methodology, identify resource constraint, and 5 praise and adjust implementation। समझ आ गई। the planning commission the planning commission from 1950 to 2014 formulate 12 5-year plan। प्लानिंग कमीशन ने, अगर मैं बात करूं, प्लानिंग कमीशन ने 1950 से लेके 2014 तक 12 5-year प्लान फॉर्मुलेट किए। फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम क्या कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन को। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस्ड किया द क्लोजर ऑफ प्लानिंग कमीशन, द क्लोजर ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसको 15 अगस्त 2014 को क्लोज कर दिया गया। तो नीति आयोग क्या है, इज अ प्रीक्योर्सर है, प्रीक्योर्सर। नीति आयोग क्या है, प्रीक्योर्सर है किसका, प्लानिंग कमीशन का, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 के अंदर। और इसको फिर बाद में इसके क्या क्या काम थे, इसके फंक्शन जो थे ये हमें दे रखे हैं। असेस करना, एलोकेट करना प्लान रिसोर्सेज, फॉर्मुलेट करना प्लान एंड प्रोग्राम फॉर द एरिया डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैथडोलॉजी, आइडेंटिफाई करना रिसोर्स कंस्ट्रेंट, प्रेस करना, एडजस्ट करना, इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग कमीशन ने जो काम किया था वो काम किए थे 1950 से लेकर 2014 में, जिसमें उसने 12 पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर्स प्लान जो थी वो अनाउंस की थी, फॉर्मुलेट की थी। बट 15 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्लानिंग कमीशन को बंद करने की अनाउंसमेंट कर दी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद इट इज रिफॉर्म एजेंडा कॉन्स्टिट्यूट नीति आयोग टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। उसके बाद जैसे ही प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हुआ तब क्या बना, नीति आयोग बना। जैसे ही प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग बनाया। जैसे ही प्लानिंग कमीशन क्या हुआ, बंद हुआ, उसकी जगह पे क्या आया, नीति आयोग आया। द दिस वे डन इन टू बेटर सर्व। इसका पर्पस क्या था, पर्पस क्या था, पहले तो नीति आयोग था लेकिन पहले तो प्लानिंग कमीशन था, लेकिन नीति आयोग बनाने का पर्पस क्या था, इसका पर्पस था टू बेटर सर्व, टू बेटर सर्व द नीड, better serve the need and aspirations of the people of India, of the people of India।
to better serve the need and aspiration of people of India. Important evolutionary change from the past, Niti Aayog Act at the potentials platform for the government of India to bring the state to act together in a national interest. नीति आयोग को स्टैब्लिश कब किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया गया था, नीति आयोग को जो स्टैब्लिश किया गया था वो स्टैब्लिश किया गया था 2015 के अंदर। उसको स्टैब्लिश किया गया था 2015 के अंदर। उसके बाद क्या है? इट हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द मैंडेट ऑफ री इमेजिनिंग द डेवलपमेंट एजेंडा बाय डिसमेंटलिंग ओल्ड स्टाइल सेंटर प्लानिंग। मतलब इसमें क्या करना? री इमेजिन करना किसको? डेवलपमेंट एजेंडा को। तो ये नीति आयोग था। और नीति आयोग क्या करता है? एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नीति आयोग को क्या बोला जाता है? नीति आयोग को बोला जाता है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक भी बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्शनल और पोस्ट जो पॉलिसी इनपुट है वो प्रोवाइड करता है। ये डायरेक्शनल और जो क्या है पॉलिसी इनपुट है वो प्रोवाइड करता है। समझ आ गई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि नीति आयोग कब बना था, तो आप बता सकते हो ये बना था 2015 के अंदर। नीति आयोग के अंदर अभी कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के अंदर कौन कौन लोग हैं? जो चेयरपर्सन है नीति आयोग का, जो चेयरमैन है वो है श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, जो कि कौन है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। दूसरा कौन है? वाइस चेयरपर्सन। नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। फुल टाइम मेंबर कौन कौन है इसके? नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर हैं श्री वी के शरावत। कौन कौन है? पहला श्री वी के सरावत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर रमेश चंद्र एंड डॉक्टर वी के पॉल, एंड डॉक्टर वी के पॉल। तो इसमें कौन कौन फुल टाइम मेंबर है? इसमें श्री वी के शरावत, प्रोफेसर रामचंद्र, डॉक्टर वी के पॉल इसके क्या है? फुल टाइम मेंबर। एक्स ऑफिसो मेंबर कौन कौन है? एक्स ऑफिसो मेंबर कौन कौन है वो बात करते हैं। एक्स ऑफिसो मेंबर, एक्स ऑफिसो मेंबर। नीति आयोग के एक्स ऑफिसो मेंबर हैं श्री राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इसके एक्स ऑफिसर मेंबर है श्री राजनाथ सिंह, जो कि क्या है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। श्री अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर है ये अमित शाह। श्री निर्मला, श्रीमती
निर्मला सीतारमन, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। तो ये इसके क्या है, एक्स ऑफिसो मेंबर है। उसके पास स्पेशल इनवाइटी कौन है, स्पेशल इनवाइटी है, आपको ये नाम याद करने हैं, ओएमआर में आपसे पूछ सकता है। स्पेशल इनवाइटी कौन कौन है वो बात करते हैं। स्पेशल इनवाइटी, जो स्पेशल इनवाइटी है वो है श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री नितिन जयराम गडकरी, जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज श्री, और उसके बाद क्या है, श्री तंवर चंद गहलोत, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री पीयूष गोयल, रेल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। श्री राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। तो ये सारे कौन कौन है, ये सारे नीति आयोग के जो कि मेंबर के अंदर आता है। नीति आयोग का सीईओ कौन है, श्री अमिताभ कंठ। नीति आयोग का सीईओ कौन है, श्री अमिताभ कंठ। अब इम्पोर्टेंस क्या है नीति आयोग की, रेलेवेंस क्या है नीति आयोग की, रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग की रेलेवेंस क्या है वो हम बात करेंगे। जो नीति आयोग है, पहला कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। Various report of Niti Aayog like health statement program, progressive India, etc., which give performance based ranking of state across various vertical to foster spirit of competitive federalism। काफ़ी सारी रिपोर्ट होती है नीति आयोग की जो हर एक स्टेट की क्या करती है, प्रोग्रेसिव, हेल्थी स्टेट, प्रोग्रेसिव इंडिया एक्सेट्रा। मतलब क्या होता है, वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ द नीति आयोग, various report of the Niti Aayog like healthy state, healthy state, progressive India, healthy state, progressive India, etc. Various report of Niti Aayog like healthy state, progressive India, etc. which give performance based ranking of, which give performance based रैंकिंग ऑफ स्टेट। मतलब जो क्या होती है, काफ़ी सारी रिपोर्ट होती है जो हर एक स्टेट की परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग देती है, जिससे क्या रहे, हर एक स्टेट में एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म रहे, जिसमें क्या रहे, हर एक स्टेट में एक हर एक स्टेट के अंदर क्या रहे, एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म रहे। समझ आ गई मेरी बात। दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
ड्यू टू composition of नीति आयोग composition of नीति आयोग, it give better representation of state. It give better representation of state. It give better representation of state. Due to composition of नीति आयोग, it give better representation of state in this body. तीसरा, पहला क्या है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। दूसरा क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तीसरा क्या है? ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। तीसरा क्या है? ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। और चौथा क्या है? थिंक टैंक ऑफ इनोवेटिव आइडिया। थिंक टैंक ऑफ इनोवेटिव आइडिया। और पांचवा क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये क्या है? इसके रेलिवेंस है। कौन कौन से रेलिवेंस है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, आपको ये याद करना है। ये हेडिंग, पहला हेडिंग, आपको ये सारे हेडिंग याद करने हैं। आपको ये सारे क्या करने हैं? हेडिंग जो है याद करने हैं। पहला हेडिंग क्या है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। दूसरा क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तीसरा क्या है? ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। क्या है? ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। चौथा क्या है? थिंक टैंक इनोवेटिव आइडिया। एंड पांचवा क्या है? कन्वर्जेंस फॉर दी रेजोल्यूशन। आपको ये क्या करना है? अच्छे से याद करना है, ताकि आपको प्रॉपर समझ आए, सारी चीज़ें समझ आए, क्लियर रहे, वो आपको पढ़ना है अच्छे से। तो ये हमारे पास क्या है? रेलिवेंस है। इसको आप छोड़ दो, ये नहीं है। तो इतना हमारा क्या है? नीति आयोग है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नीति आयोग से आने से पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था, जो कब बना था? 1950, मार्च 1950 के अंदर बना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? नीति आयोग ने क्या किया? नीति आयोग जो है प्रॉपर क्या है, जो उसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग को, उसको प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया। और उसके बाद 2015 में नीति आयोग बना। नीति आयोग बनने के बाद क्या हुआ? प्रॉपरली अच्छे से सारी चीज़ें शुरू हुई, है ना? तो फिर इसमें चेयरमैन वगैरह बने। चेयरमैन इसका क्या था? श्री नरेंद्र मोदी। फिर इसके बाद वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव। ये पूरा क्या दे रखा है, ये आपको याद करना है। और उसके बाद फिर क्या है? आपको रेलेवेंस याद करनी है, और रेलेवेंस में इसके मेन जो हेडिंग है वो याद करने हैं। रेलेवेंस में इसके जो मेन हेडिंग है वो याद करना है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये है नीति आयोग। ये क्या है? नीति आयोग है। ये पूरा नीति आयोग है। ठीक है, समझ आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे आगे आरबीआई।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिशिंग, जो आरबीआई था वो इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 के अंदर। आरबीआई जो था वो इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 के अंदर, 1935 के अंदर। आरबीआई जो इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 के अंदर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ। आरबीआई पे कौन सा एक्ट लगता है? आरबीआई पे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई पे जो एक्ट लगता है वो लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक को स्टार्टिंग में जो सेंट्रल बैंक था, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक वाज इनिशियली इस्टेब्लिश इन कैलकाटा। इसको इनिशियली कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? इसको इनिशियली इस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पे? कैलकाटा के अंदर। कहाँ किया गया था? कैलकाटा के अंदर। बट वाज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 19, फिर 1937 के अंदर इसको मुंबई में मूव कर दिया गया, मुंबई में मूव कर दिया गया। सेंट्रल ऑफिस इज वेयर एंड वेयर द गवर्नमेंट सीट एंड वेयर पॉलिसी आर फॉर्मुलेटेड। सेंट्रल ऑफिस क्या होता है? जहां पर गवर्नर, सेंट्रल ऑफिस किसे कहते हैं? आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस किसे कहते हैं? आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस किसे कहते हैं? आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस कहते हैं वेयर द गवर्नर सिट एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। वेयर द सेंट्रल ऑफिस क्या है? सेंट्रल ऑफिस क्या है? आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस क्या है? सेंट्रल ऑफिस वो है जहां पर क्या है? गवर्नर बैठता है और जहां पर पॉलिसी बनाई जाती है। और 1949 के अंदर आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीय बैंक बनाया गया था। समझ आ गई? और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? बैंक है। अब बेसिक फंक्शन क्या है आरबीआई के? बेसिक फंक्शन क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई एक एपेक्स बैंक है, बैंकों का बैंक है। इसको बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है, इसको बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। आरबीआई जो है वो एक क्या है? अपेक्स बैंक है, इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ आरबीआई इज अपेक्स बैंक डिस्क्राइब इन इट्स प्रियम्बल हैज टू रेगुलेट। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है द इशू ऑफ बैंक नोट, the issue of banknote and and keeping reserve with a view to securing monetary stability, with a view to securing monetary stability। जो बेसिक फंक्शन है रिजर्व बैंक के वो क्या है? रिजर्व बैंक एक क्या है?
सुप्रीम बैंक है, एक बड़ा बैंक है जो कि क्या है, एक तरह से रेगुलेट करता है, इशू करता है बैंक नोट को। ये बैंक नोट को क्या करता है, बैंक नोट्स होते हैं ना, 100 रुपए के नोट्स, 500 के नोट्स, उनको इशू करता है। ये जो रिजर्व है वो अपने पास सेफ रखता है, कीपिंग द रिजर्व विद व्यू टू कि भाई इंडिया के अंदर जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। ये इंडिया के अंदर करेंसी, पैसे और क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करता है। समझ आ गई? ये सारे का सारा क्या है, और उसके बाद ये क्या करता है, टू हैव ए मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉडर्न पॉलिसी फ्रेमवर्क को, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको क्या करता है, बनाता है, टू मीट द चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। ये क्या क्या काम करता है भाई, ये सबसे पहले तो बैंक नोट को इशू करता है, बैंक नोट को रेगुलेट करता है, रिजर्व को कीप सेफ रखता है ना। उसके बाद मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सिक्योर रखता है, ऑपरेट करता है करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, एंड उसके बाद टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इन चीज़ों को ये क्या करता है, मैनेज करता है, मैनेज करता है। अब आता है आरबीआई इन न्यूज। आरबीआई इन न्यूज, आरबीआई इन न्यूज का मतलब मैं बात करूं, पॉलिसी रेट, जो पॉलिसी रेट है आरबीआई के, जो रेपो रेट है वो कितना है 5.15, रिजर्व रेपो रेट कितना है 4.90, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.40, बैंक रेट कितना है 5.40। तो ये सारा क्या है इस चीज़ का, अगर आपको आरबीआई के बारे में कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ये आरबीआई है, तो आप आरबीआई के बारे में यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अब आता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब क्या आता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हमारे पास आता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया था, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, सेबी को इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 12, 1992। सेबी को इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 12, 1992, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। भाई सेबी को कब इस्टेब्लिश किया गया था, सेबी को इस्टेब्लिश किया गया था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 12, 1992 के अंदर। और किसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। क्लियर है? अब आता है हमारे आगे द प्रियम्बल ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द प्रियम्बल ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ, जो पर्पस क्या था इसको बनाने का, इसको बनाया कब गया था, अप्रैल 12, 1992 के अंदर। ठीक है ना। और इस पे एक्ट कौन सा लगता है, इस पे एक्ट लगता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, जिसको हम सेबी एक्ट 1992 भी कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रियम्बल क्या है, अब इसका प्रियम्बल क्या है, व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रियम्बल क्या है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाने का? डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ, ये क्या है, ये डिस्क्राइब करता है द बेसिक फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बेसिक फंक्शन को डिस्क्राइब करता है इसको बनाने का। इसमें क्या क्या इसके पर्पस थे, किन पर्पस के लिए सेबी को बनाया गया? पहला, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इन द सिक्योरिटीज। दूसरा, टू promote the development of to promote the development of and to regulate द सिक्योरिटी मार्केट। पहला क्या है? प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। दूसरा क्या है? रेगुलेट करना सिक्योरिटी मैटर्स को और उससे कनेक्टेड जो भी इंसिडेंटल मैटर है। अभी सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। श्री अजय त्यागी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी एंड श्री जी मंगलम, मिस्टर मधुभाई पुरी, श्री एस के मोहंती एंड श्री अनंता बैरू इज द होल टाइम मेंबर। ये आपको याद करना है, ठीक है ना? सेबी के ये आपको नाम याद करने हैं, ये इसमें रहेगा। अब आते हैं बाद में, अब आगे बढ़ते हैं। इसको काट दो, ये न्यूज़ इरेलीवेंट है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना है तो आप सेबी की कोई नई न्यूज़ देखनी है तो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। कुछ भी नया अगर आपको सेबी के बारे में पढ़ना है, अभी नया हाल फिलहाल में क्या हुआ है, तो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। ये पुराना है तो इसको काट दो। अब बात करते हैं सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हमारे पास आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हमारे पास आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। द कंपटीशन द कंपटीशन एक्ट आर अमेंडेड बाय द, अब इसको क्या हुआ था, कंपटीशन एक्ट को 2000, जो ये कंपटीशन एक्ट था 2002, द जो ये कंपटीशन एक्ट था 2002, इसको अमेंड किया था, इसको अमेंडेड किया गया था कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 के तहत। कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 के साथ इसको क्या कर दिया था? अमेंड कर दिया गया था, ठीक है। कंपटीशन एक्ट 2004 जिसको अमेंड कर दिया गया था कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 के साथ। फॉलो द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न कंपटीशन लॉ, ये क्या है? ये फॉलो करता है फिलोसफी ऑफ
follow the philosophy of modern competition law. द एक्ट प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। इस एक्ट का पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि कंपटीशन को बढ़ावा देना, जो भी ऐसे को एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हैं जिसकी वजह से कंपटीशन खत्म हो रहा है, उनको रोकना। तो एक्ट का पहला पर्पस क्या था? प्रोहिबिट करना एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को क्या करना? प्रोहिबिट करना। दूसरा, प्रोहिबिट करना अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। कोई क्या कर रहा है, मान लो किसी का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसका सब उसी पे से माल ले रहे हैं और वो अपनी इस गलत, उसका जो पोजीशन है, उसकी जो उसकी डोमिनेंस है, उसका फ़ायदा उठा रहा है। समझ आ गई? रेगुलेट करना कॉम्बिनेशंस को, रेगुलेट करना कॉम्बिनेशन को। तो कंपटीशन एक्ट के क्या क्या पर्पस हैं? पहला, प्रोहिबिट करना एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को, प्रोहिबिट करना अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को, रेगुलेट करना कॉम्पिटिशन को। समझ आ गई? अब क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या है, बात करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, सीसीआई क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको एस्टैब्लिश किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इस्टेब्लिश इसको कब से किया गया है? 14 अक्टूबर 2003 से। इसको इस्टेब्लिश कब से किया गया है? 14 अक्टूबर 2003 से। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट with effect from 14 अक्टूबर 2003 to achieve the object of competition act, to achieve the object of competition act. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन। इसके अंदर क्या क्या आता है? जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें कौन कौन आते हैं? चेयरपर्सन आता है, चेयरपर्सन। और इसके अंदर बाकी कौन आते हैं? 6 मेंबर आते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और दूसरा क्या होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर। ये बना कब था? ये बना गया था 14 अक्टूबर 2013 के 3 के अंदर। और इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और 6 क्या कौन होते हैं? मेंबर होते हैं। 6 कौन होते हैं? मेंबर होते हैं। द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू एलिमिनेट। अब इसमें क्या है? ड्यूटी क्या है कमीशन की? ड्यूटी ऑफ द कमीशन क्या है? सीसीआई की ड्यूटी क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी क्या है? द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द, उन सारी प्रैक्टिस को, उन सारे कामों को क्या करना? एलिमिनेट करना, जिसकी वजह से क्या है? हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। एलिमिनेट करना ऐसी प्रैक्टिस को जिसका कंपटीशन के ऊपर क्या है? एडवर्स इफेक्ट है।
दूसरा, प्रमोट करना, सस्टेन करना, कंपटीशन को। तीसरा, प्रोटेक्ट करना द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एंश्योर फ्रीडम। प्रोटेक्ट करना द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फ्रीडम। भाई पहला क्या है, एलिमिनेट करना प्रैक्टिस जिसका एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन के ऊपर। पहला करना एडवर्स, जिसका क्या है, उस प्रैक्टिस को एलिमिनेट द प्रैक्टिस हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। प्रमोट करना सस्टेनेबल कंपटीशन। प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इंश्योर करना फ्रीडम। तो ये क्या है, आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या है, काम है। तो आपको ये ध्यान से देखना है भाई, उन सारे कामों को एलिमिनेट करना, खत्म करना जिसका कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है। प्रमोट करना एंड सस्टेन करना कंपटीशन को। प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इंश्योर करना फ्रीडम को। समझ आ गया। द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन ऑन कंपटीशन इशू। दूसरा क्या है, आगे बात करते हैं। द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन ऑन कंपटीशन। द commission is also required to give opinion on competition issue on a reference received from a statutory authority established under any law for time being। तो ये कुछ नहीं है, आपको यहाँ तक करना है, आपको यहाँ तक करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इतना आपको पढ़ना है, ठीक है ना, सीसीआई के अंदर। अब आता है आगे, श्री अशोक कुमार गुप्ता आईएएस ऑफिसर कौन है, चेयरपर्सन है। दो, श्री अशोक कुमार गुप्ता सीसीआई के चेयरपर्सन कौन है, श्री अशोक कुमार गुप्ता इसके क्या है, चेयरपर्सन है। और डॉक्टर संगीता वर्मा एंड श्री भगवंत सिंह बिश्नोई इसके क्या है, फुल टाइम मेंबर है। क्लियर है। अब आता है बाकी, आपको अगर सीसीआई के बारे में जो कुछ भी पढ़ना है, अगर आप कुछ देखना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे कोई नई न्यूज़ पढ़नी है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। क्लियर है। अब आता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 2016 के अंदर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 2016 के अंदर, अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। उसके बाद क्या हुआ, इट इज अ की पिलर ऑफ इकोसिस्टम responsible for the implementation of code that consolidate and amend the law relating to the organization and insolvency resolution process।
इसको 1 अक्टूबर 2016 के अंदर क्या किया गया था, बनाया गया था। और इसके अंदर लॉ कौन सा एप्लीकेबल होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इस पर लॉ कौन सा एप्लीकेबल होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। It is a key pillar of the ecosystem responsible for the implementation of the code that consolidate and amend the law relating to the reorganization and insolvency of corporate person। ये लॉ है जो किसके लिए बनाया गया था, ये किसके लिए बनाया गया था लॉ, ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी resolution of corporate person, of corporate person। अब क्या है, उसके बाद क्या है, किसी भी कॉर्पोरेट पर्सन का, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, किसी भी इंडिविजुअल का अगर उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, उसके रीऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए क्या किया गया था, ये एक्ट बनाया गया था। और इस एक्ट के अंदर बोर्ड कौन सा आता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड आपके यहाँ पर चलता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर इट इज अ यूनिक रेगुलेटर विच रेगुलेट द प्रोफेशन एज वेल एज प्रोसेसेस। ये एक यूनिक रेगुलेशन है, इसमें प्रोफेशन और प्रोसेसेस दोनों क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये दो चीज़ों को रेगुलेट करता है। ये एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करता है और दूसरा इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। डॉक्टर MS साहू, इसके अभी चेयरमैन कौन है, IBPI के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर चेयरपर्सन ऑफ, चेयरपर्सन कौन है IBPI का, इसके चेयरपर्सन का नाम है डॉक्टर MS साहू। इसके चेयरपर्सन का नाम है डॉक्टर MS साहू। और साथ में डॉक्टर नवरंग सैनी, डॉक्टर मुकुलिता विजय वगैरह, डॉक्टर श्री सुधाकर शुक्ला, इसके क्या है, फुल टाइम मेंबर है। इसके क्या है, फुल टाइम मेंबर है। तो ये क्या है, इसका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस है। आगे बात करते हैं, ये कुछ नहीं है, आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये काट दीजिए, ये अभी एग्जाम में नहीं आएगा। ये चीज़ें एग्जाम में नहीं आएगी तो आप इसको काट सकते हैं। अब आता है अब हमारे पास आता है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया। जो क्या करता है, ये क्या है, प्रोफेशनल बॉडी है। ये एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी है। इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन द इंडिया। जो क्या करती है, जो डेवलप करती है एंड जो रेगुलेट करती है, क्या, द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। इट इज अ प्रीमियम नेशनल प्रोफेशनल बॉडी सेट अप अंडर द पार्लियामेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट। ये कौन से एक्ट के अंदर आती है, ये आती है
कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंदर आती है। आईसीएसआई फंक्शन अंडर द जुडिक्शन ऑफ, जो ये काम करते हैं किसकी जुडिक्शन में काम करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जुडिक्शन में काम करते हैं। आईसीएसआई किसके अंडर काम करते हैं, आईसीएसआई काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट बीइंग अ प्रोएक्टिव बॉडी फोकस ऑन बेस्ट एंड टॉप क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट, ये प्रोएक्टिव बॉडी है जो बेस्ट क्वालिटी टॉप क्वालिटी एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स की उस पर फोकस करती है। आईसीएसआई का हेडक्वार्टर जो है, आईसीएसआई का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। इसका रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। और कितने चैप्टर हैं, 70 चैप्टर हैं इसके पूरे कंट्री ऑल ओवर इंडिया में। तो ये क्या है, इट हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट of India and that have potential to excel the